अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और ऐप। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, तिजारत को पसंद भी किया, लेकिन ईमानदारी से, दयानतदारी से और हुकूमत के कानून के मुताबिक की। और तिजारत होनी भी ऐसी चाहिए कि ईमानदारी से, दयानतदारी से और हुकूमत वक्त की जो कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मिलावट है और कम तोलना है और टैक्स की चोरी है, जिसका जो एक ख़ासा बन चुका है। अब अगर आप देखें, लोग कारोबारी हज़रात जो हैं वो टैक्स जो सेल टैक्स की मद में वो लोगों से कलेक्ट करते हैं वो देना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। जब हुकूमत ने पॉइंट ऑफ सेल का इजरा किया तो वो ऐसा लगा जैसे कि वो कह रहे हैं कि कारोबार बंद हो जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा, जबकि पॉइंट ऑफ सेल की ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ उनको लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है और हुकूमत के ख़जाने में जमा करना है। लेकिन क्योंकि वजह क्या है, डर क्या है? वो डर ये है कि वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। जब आप डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो आप एक्सपोज़ हो जाएंगे, और जब आप एक्सपोज़ हो जाएंगे तो आपका रिटर्न और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मैच नहीं करेगी। और ये बात बड़ी ही तकलीफ़ देह है। ये बात अब लोगों को समझनी होगी कि ये जो टैक्स की इवेजन है ये नहीं चलेगी, इसलिए कि अगर ये चलती रही तो पाकिस्तान का चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस तरह ही अपनी बैड प्रैक्टिसेस चलाते रहेंगे, इसी तरह आप मामलात को आगे बढ़ाते रहेंगे, या अब आप पाकिस्तान के लिए अपना सही टैक्स देंगे, सही ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल दुनिया भर में इम्प्लीमेंट होता है, ना कहीं कारोबार बंद होता है, ना किसी को कारोबार की चलने की शिकायत होती है। हर जगह कारोबार भी चलता है, हर जगह कारोबार इकनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। लेकिन हमारा मुल्क जो है वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की जब बात करें तो लोगों को बुखार आ जाता है, और यही चीज़ जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है। और अब इस बात पे बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, सबको ये सोचना होगा कि अगर हम इसी प्रैक्टिसेस के साथ चलते रहे तो ये मुल्क जो है इसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तिजारत की कि कितनी अहम है ये और किस तरह होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल एफबीआर ने एक पूरा मैकेनिज़्म लेके आए थे और उस मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब ये जब भी इम्प्लीमेंटेशन की इस पर बात होती थी तो बड़ा इसमें जो है ह्यू एंड क्राई होता था, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती थी। आप कैसे देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेल की ना इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह क्या है? देखिए, मैं एक बात क्लियर करूं कि ह्यू एंड क्राई और मैंने भी इसके खिलाफ बात की है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता था कि आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है। जो ये पूरा कानून है, मैं उस कानून की किसी शिक के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक शिक के खिलाफ था कि ऐसे रिटेलर्स जिनका शॉप का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, मैं कहता था कि उन्हें इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और जो फर्नीचर शोरूम्स थे उसका 2000 स्क्वायर फीट था। तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि, और कहता था, और मेरी ही राय पे अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में जो 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा जिन रिटेलर्स की शॉप्स थी उसे एक्सक्लूड किया गया। और मैं उसके साथ ये कहता था कि ऐसे रिटेलर्स जिनका 1 एनटीएन है, जो वन शॉप रिटेलर्स हैं, उनको बीच में ना लाएं, क्योंकि सेल्स टैक्स के कवानीन आसान नहीं है। एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो इन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर सकती, तो आप एक आम रिटेलर से ये कैसे लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं काशिफ साहब, हमारा और दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं उनके बिजनेस मॉड्यूल्स में तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें, मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, आपको ढाबे पे भी जो है ना वो पॉइंट ऑफ सेल की रसीद निकल रही होती है। तो हम अगर इसकी तरफ नहीं, आप देखें ज्वेलर्स को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से उन्होंने कवर्ड एरिया निकाल दिया। अब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर आपने देखी होगी कि हर 15 दिन बाद आ रही थी, तो ये तो इससे नुकसान क्या था ट्रेडर को? नहीं, इससे बिल्कुल, देखें, आई एम फॉर इट। और ज्वेलर्स का 300 स्क्वायर फीट का था, ये तमाम चेन स्टोर्स इसके अंदर एडेड हैं। तमाम ऐसे रिटेलर्स जिनके बिजली के बिल जो है वो 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो इसके अंदर एडेड हैं। एयर कंडीशन मॉल में जो है वो इसके अंदर एडेड हैं।
जो आपके इंपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स, वो इसके अंदर एडिड हैं। अब ये बात ये नहीं है कि सिर्फ उन रिटेलर्स की वजह से ये नाकाम हुआ है, बात ये नहीं है, बात तो ये है कि इसको एनफोर्स तो गवर्नमेंट ने करना है। अब बात फिर वही आती है कि मैं अगर ये कहूं कि ऐसे तमाम लोग जिनके पास 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं फाइल करते? अगर मैं ये कहूं कि ऐसे तमाम लोग जिनके पास प्लॉट्स हैं और जो खरीदो फरोख्त करते हैं, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न देखिए क्यों नहीं करते? काशिफ साहब, उसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे मुझसे एज एंड कंज्यूमर उससे पैसे ले रहे हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डालने पे आप तैयार नहीं हैं। मैं आपके इस जवाब को बिल्कुल नहीं मानता। बात यह है कि हम उड़ते कबूतर को पकड़ रहे हैं। जो कबूतर आपके हाथ में है, आपके जो कमर्शियल मीटर्स 85 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं, जिस पे कानून कहता है कि आप उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। ओ भाई, पहले उन्हें तो ले आओ, पहले गाड़ियों वालों को ले आओ। जब पहले ऐसा तमाम डेटा जो आपके पास है, पहले आप उन्हें रजिस्टर करवा लें, उसके बाद जो नहीं है आप उसकी तरफ चले जाएं। काशिफ साहब, ये तो हमेशा से चल रहा है, पहले वो पहले ये, पहले वो पहले ये। तो ये मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कानून की। जो कानून कहता है आपको, आप देखिए, हम जिसको पंजाबी में कहते हैं उड़दियां मगर नसना, ठीक है, हम उसको पहले पकड़े जो कानून आपका कहता है, जो आपका कानून कई सालों से एस्टेब्लिश है, आप पहले उसे तो अंदर। लेकिन सर, अब हमारा घर तो तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क जो है इस वक्त कोलैप्स और डिफॉल्ट करने जा रहा है। मैं देखें, क्या सिर्फ रिटेलर्स की वजह से तबाही नहीं है सर, वन ऑफ द सेगमेंट तो है ना, वहां पे तो एग्रीकल्चर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, सबने अपना। और एक और बात देखें, पहले तो आपने तो मुझे मिसाल दी इंडोनेशिया और मलेशिया की। हम तो अफगानिस्तान के साथ अब कम्पीट नहीं करते। तो सर इसकी वजह हम खुद है ना सर, इसकी वजह नहीं, तो इसकी वजह सिर्फ रिटेलर्स हैं। नहीं, हम खुद हैं, मैं कह रहा हूं हम खुद हैं, हम सब हैं, मतलब हम सब हैं। दिस इज द पॉइंट। पहले देखें, पहले जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले जो भाई देखें, कानून तो ये भी कहता है कि जिसने किसी दफा भी अपनी लाइफ के अंदर एक दफा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो देखिए, बात फिर वही है कि हमें वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हमें लॉ की इंप्लीमेंटेशन की तरफ आना चाहिए। जो पहले टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हें अंदर लाना चाहिए। और एक और बात, मैं चले यहां पर मैं बहुत से ऐसे सैलरीड लोगों को जानता हूं जो अपना टैक्स भी कटवाते हैं और जनाब वो इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल नहीं करते, और वो नॉन फाइलर के अंदर फॉल करते हैं, और वो नॉन फाइलर के पैसे भी देते हैं। तो ये द इशू इज ऑफ द सिस्टम, द इशू इज ऑफ द अवेयरनेस। देखें, हमें काम करने की जरूरत है और हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। सिर्फ हम अगर ये कहें कि उन वन शॉप रिटेलर्स के बाहर निकलने से हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ा या हमारे लिए इश्यूज खड़े हो जाए, मैं एज अ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर बिल्कुल इस बात को नहीं सर, आप तो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन आप 3000 रुपए का रिटेलर पे सेल टैक्स आता है और ऊपर से वो विड्रॉ कर दिया जाता है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, बात ये है, मैं ये चाहता हूं कि जो आप पहले, एक और बात, पहले तमाम रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर तो ले आइए, ठीक है, पहले उनसे रिटर्न्स तो फाइल करवाएं, ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते, ठीक है, मैं अपने अल्फाज को रीफ्रेज कर लेता हूं, ठीक है। पहले जितने रिटेलर्स, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि रिटेलर्स को रिटर्न नहीं फाइल करनी चाहिए, आई एम फॉर इट, कि 100% रिटेलर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए, और जो रिटेलर्स इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करते। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब मेरे पास आते हैं एसोसिएशंस, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि मैं आपकी आवाज स्टेट से कैसे उठाऊं कि आप मुझे ये कहते हैं। लेकिन काशिफ साहब, अगर आप ट्रेड एसोसिएशन की मेंबरशिप देखें और सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग देखें ट्रेडर्स की, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है सर। देखें, हमें ये बात समझनी है कि हम एक बात ही गलत कर रहे हैं। रिटेलर्स का सेल्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बात तो ये है। बात यह है कि रिटेलर्स का इनकम टैक्स से ताल्लुक है। हमें पहले तमाम रिटेलर्स को, फॉर एग्जांपल हमारी 20 करोड़ की आवाम है, हम ये कहते हैं कि हमारे 50 लाख रिटेलर्स हैं, आई एम फॉर इट कि पहले तमाम 50 लाख रिटेलर्स को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए। पहले यहां से स्टार्ट करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिटर्न। हम स्टार्ट करते हैं, हम आखिरी सिरे से स्टार्ट करते हैं तो सारा कुछ खराब हो जाता है। और क्या करना चाहिए सर? आप बिल्कुल सही बात है, आप इनको पहले इनकम टैक्स में रजिस्टर करना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप।
देखें पहले इनकम टैक्स में रजिस्टर करना चाहिए। अब यहाँ पर जब आप इनकम टैक्स में रजिस्टर होते जी हैं सर। तो अल्टीमेटली आप अपने तमाम कैपिटल्स वहां पर बताते हैं, हर आप चीज बताते बिल्कुल हैं सही है। वेल्थ में अपनी प्रॉपर्टीज बताते हैं, बिल्कुल अपने ठीक है। एसेट्स बताते हैं, बिल्कुल अपने ठीक है। एक्सपेंडिचर्स बताते हैं, अपनी ट्रेवलिंग्स बताते हैं। फिर वहां से ऐसे तमाम लोग नॉट रिटेलर्स जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न डालता है उसको जनाब ये पूछा जाए कि भाई तुमने अपनी रिटर्न में ये डाला है कि मेरी तो 2 प्रॉपर्टियां हैं, तो तुम्हारी तो 4 प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है। तुमने तो ये शो किया है कि मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, तुम्हारे तो 8 बैंक सो अकाउंट आप हैं। ये कह रहे हैं उसके बाद डेटा मैच किया जाए। यस, देखें जब देखें कोई इनकम टैक्स की रिटर्न जो नहीं डालता वो इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों सबमिट करेगा? पहली बात तो ये है कि वो ये कहता है कि जब मैं टैक्स नेट के अंदर आता हूं तो तमाम मसाइल, ऑडिट्स, पेनल्टीज मेरे लिए हो जाती हैं, मेरी इंक्वायरियां खुल जाती हैं। जो नहीं, कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत है, इसलिए वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। देखिए मैं शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी है। और देखिए हमें हमें अपने इन टैक्स पेयर्स को या नॉन टैक्स पेयर्स को ये बताना है कि अगर आप टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो फवाइद क्या है। इस वक्त मसला ये है कि जो टैक्स नेट के अंदर है उसके ऊपर पेनल्टी कम है और जो टैक्स के नेट के अंदर नहीं है उसके ऊपर पेनल्टी ज्यादा है। तो द डिफरेंस इज ऑफ द पेनल्टी। हमें ये बताना है कि बेनिफिट्स क्या है, अगर कोई टैक्स नेट के अंदर आता है, कोई रिटर्न डालता है तो किसको क्या फवायद मिलेंगे, हमें ये बताना है। और देखें तीसरा स्टेप, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं। तीसरा स्टेप आप क्या समझते हैं इसके बाद क्या होगा? फिर वो जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल का जो पूरा मैकेनिज्म है वो आप समझते हैं किस फेज में आके इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको? देखें बात वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। जब आप देखें वहां पर हमें एक और चेंज क्या करना है। ठीक है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूं कि जो रिटेलर्स हैं उनके वकला, उनकी जो सेल्स हैं, जो परचेजेस हैं, वो फिगर डालते हैं, सिर्फ एक एक लमसम फिगर डाल देते हैं कि हमने इतने लाख या इतने करोड़ की परचेज की। ठीक है। उसको वहां पर बाय पार्टी होना चाहिए कि सेल्स जिसको कर रहे हैं, हम मुझे ये नहीं बताना कि एक रिटेलर जो है वो सेल किसको कर रहा है, लेकिन रिटेलर को ये जरूर बताना है कि वो परचेज किससे कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही वो क्या मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है, क्या वो इंपोर्टर से परचेज कर रहा है। देखिए हमें एक ना ट्रैक को बनाना है, एक ट्रेल बनानी है। जब हम ट्रेल बना लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन काशिफ साहब अगर हम इसको सेगमेंटाइज करें परचेज को उसकी, तो इंपोर्टर है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है सर स्मगल गुड्स का है। वो तो देखें कहीं आता ही नहीं ना है। हाँ, स्मगलिंग तो कहीं भी नहीं आते, लेकिन अभी लेकिन हमारे यहाँ लोगों के स्टॉक में तो मौजूद होता है। नहीं देखिए मैं यहाँ पर प्राइज करना चाहूंगा और प्रेज करूंगा इस बात को कि हमें इस वक्त जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो हमारा इंटरबैंक का रेट ज्यादा है और जो ओपन मार्केट का रेट है वो कम है, स्मगलिंग पे आपके बिल्कुल सख्ती हुई है, बॉर्डर्स कंट्रोल किए गए हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट इट। और एक और बात है, देखिए हम इस लहज पे पहुंचे हुए हैं और इतने मसाइल हैं हमारे साथ कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चलेंगे ना। और जब देखें आगे क्या होगा, जो हमने स्मगलिंग की बात की है ना, स्मगलिंग क्यों ज्यादा होती है, क्यों वो इसलिए ज्यादा होती है कि जब आपके टैक्सेस ज्यादा लगे होते हैं तो अल्टीमेटली आप स्मगलिंग की तरफ जाते हैं। जब आपका महंगाई ज्यादा, जब आपकी डिवेल्युएशन हो जाती है तो फिर आप अल्टीमेटली उसको दूसरे प्लेस से भेजते हैं। ट्रेडर को किस बात की महंगाई, वो तो मुझसे चार्ज करता है ना, एंड कंज्यूमर से। देखें बात यह है कि बातें आप भी सारी जानते हैं, बातें मैं भी सारी जानता हूं, लेकिन वी हैव टू करेक्ट द सिस्टम। देखें हमें किसी को, मैं ये कहता हूं, हमारे पास जो इस वक्त डेटा है, हमारे पास इस वक्त एफबीआर कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ लोगों का डेटा है जिसको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले उस 1 करोड़ को जरूर टैक्स नेट के अंदर ले आए, उनकी रिटर्नें फाइल करा लें, हमारे बहुत से इश्यूज वहां से ही रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिनका डेटा है पहले उनको यूटिलाइज करें, उनको इनरोल करें, उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाएं। जी अच्छा, आपके ख्याल में, आपके पास क्योंकि आप बिल्कुल पल्स पे बैठे हुए हैं, तो आपके ख्याल में जो स्मगल गुड्स हैं वो रुकी हैं, मतलब काफी उसमें कमी आई है? देखिए मैं फिर बार बार ये क्या कह रहा हूँ कि मेरा वैसे ताल्लुक कोई नहीं है उनके साथ, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, एंड एवरीबडी नोज
कि जो पहले हालात थे, बॉर्डर्स पे जिस तरह से सख्ती हुई है और बॉर्डर्स को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, अब जो अनडिक्लेयर्ड जो चीज़ें हैं और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड का भी जिक्र किया, हमारे गौहर साहब भी, हमारे मिनिस्टर आए हुए थे लाहौर चैम्बर में, वो भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात करके गए हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। तो देखिए, जब अगर हम इस जो पहले हम क्या कहते थे कि देयर इज नो विल, when there is a will there is a way. Yes. Now the present government has a will and alhamdulillah now we have a way. Okay. तो जब उनकी विल है तो वे भी आ जाएगा, और जब हालात बेहतर होने शुरू होंगे तो फिर देखिए। अच्छा काशिफ साहब, आप क्या समझते हैं, रेट ऑफ टैक्स भी एक इशू है? बिल्कुल, स्मगलिंग में जो ड्यूटीज हैं, एडिशनल ड्यूटीज हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, दिस इज अ वेरी बिग इशू। और मैं बहुत से ऐसे अपने रॉ मटेरियल्स को जानता हूं इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क के अंदर नहीं बनते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर बहुत हाई रेट ऑफ रेगुलेटरी ड्यूटीज लगी हुई हैं। तो हमें उनको कम करना है अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी अगर हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, अगर हम स्मगलिंग, उन आइटम्स की स्मगलिंग को कम करना चाहते हैं, तो हमें जब हम रेट ऑफ ड्यूटीज को कम करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी स्मगलिंग कम होती है। और इसका वाजे मिसाल पिछले दिनों हमारे यहाँ एम्बेसडर साहब भी आए, वो भी इसका तस्करा करके गए कि जब ड्यूटीज ज्यादा होती हैं तो आपके स्मगलिंग ज्यादा होती है। तो हमें देखें, और एक और बात है, हमें ओवरऑल रिफ्रेशल की जरूरत है, तमाम चीजें ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ अनवर साहब, प्रेसिडेंट, बड़े वाज़ेह अंदाज में बात कर रहे थे कि रेट ऑफ जो टैक्सेस हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, वो कम होंगी तो स्मगल गुड्स को आप कंट्रोल करेंगे, इसलिए कि वो बढ़ती हैं तो ये एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है। और उन्होंने कहा कि जी पहले जो FBR के पास 1 करोड़ का लोगों का डेटा है, उनको जो है इनरोल करें FBR अपने NTN में, उनसे टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं, उसके बाद दूसरी तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कारोबार हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट किस तरह करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है या किस तरह करना है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हुकूमत वक्त जो है इस वक्त, ऑल्दो उसका टाइम लिमिटेशन बहुत कम है, लेकिन अगर कोई ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर ले जो आने वाली हुकूमत जो कि बाद में आएगी वो उसको फॉलो करे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे करना है ट्रेड को। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो पॉइंट ऑफ सेल का मेकैनिज़्म आया उसके लिए किस तरह दोबारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्फोर्स किया जाए। हमारे साथ मौजूद थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, जो कि बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि पहले उन लोगों को इनरोल किया जाए जो कि 1 करोड़ लोगों का डेटा FBR के बाद है, उसके बाद दूसरे स्टेप लें ताकि लोगों को एग्जाम्पल सेट हो और लोग फिर इस बात को मजाक नहीं समझें। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब, जो कि सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमारा बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो इम्प्लीमेंट होते होते उसमें तब्दीली आ गई और वो पूरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं एक ताजरों के लीडर के तौर पे, और आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान इस वक्त एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पहुंचा हुआ है और हमें टैक्स रेवेन्यू की ज़रूरत है, हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है? शेयर के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब ये फार्मूला नाफिज करने की कोशिश की गई तो हमने उस वक्त भी कहा कि ये नाकाबिले अमल है, इसलिए कि अगर हुकूमत मुल्क में सेल्स टैक्स नाफिज करना चाहती है तो सेल्स टैक्स नाफिज किया जाता है। और सोर्स के लिए मुल्क के अंदर ये जराए मौजूद हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की सतह पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, इसी तरह इंपोर्ट की सतह पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। और यहाँ पर सेल्स टैक्स की चोरी को रोकना या उसको कंट्रोल करना और उसका काशिफ साहब तीसरा सेगमेंट भी जो है ना, जो कि टैक्स जिसका कोई एक्सपोजर नहीं होता, वो भी लोगों के पास स्टॉक के तौर पे मौजूद है। देखिए तीसरा सेक्टर कौन सा है? तीसरा सेक्टर नहीं है, तीसरा सेगमेंट है। मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो स्मगल जो है गुड्स हैं, वो ऐसी गुड्स हैं जिन पर टैक्स नहीं हुआ, वो भी वहां पे मौजूद हैं। देखिए यही तो अलमिया है कि हमने हमेशा ये बात कही कि स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए, स्मगलिंग को रोका जाए। अब स्मगलिंग को रोकने के जराए कौन से हैं कि जो खुश्की का रास्ता है या समुंदर का रास्ता है या फजाई रास्ता है।
वो तो कस्टम एहलकारों या खुद कानून नाफिज करने वाले फोर्सेस के कंट्रोल के अंदर है। अगर सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स वहां से रिलीज होते हैं तो ये नाअहली पाकिस्तान के ताजरों की है या इन इदारों की है कि जो एफबीआर और कस्टम की शक्ल नहीं, ये बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपकी नाअहली नहीं है, उनकी नाअहली है। लेकिन इस मेरे मुल्क में क्या खराबी है, जब मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूं तो वो हर जो कियोस्क होता है, जो ढाबा होता है, उस पर भी मुझे पॉइंट ऑफ सेल की रसीद मिल रही होती है। तो मेरे मुल्क में ऐसी पॉइंट ऑफ सेल की रसीद क्यों नहीं मुझे मिल सकती? देखिए, मसला क्या है, मसला पॉइंट ऑफ सेल लगाना किस लिए मुश्किल है। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन है, हमारे यहाँ नेट फैसिलिटी कितनी है, सर वो इसी टैक्स तरीके तो से आपने, हमारे वो पास सर वो तालीम टैक्स, कितनी। सर वो टैक्स तो आपने मुझसे लेना है ना, आपको तो वो टैक्स नहीं देना, आपने लेके और एक्सचेंजर में जमा करना है। मसला क्या है, मैं आपको मसला बताना जी, चाहता हूँ। मसला ये है कि एफबीआर के सिस्टम से लोग इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं कि जो फाइलर मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उन फाइलर को नोटिस आते हैं, उन पर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ सेल के नतीजे में भी छोटे ताजर को यह खतरा मौजूद है कि अगरचे उसने टैक्स तो आवाम से इकट्ठा करना है और उसने एफबीआर के एजेंट के तौर पे काम करना है, लेकिन उसके नतीजे के अंदर उसको जो नोटिस आएंगे, उसको जो डराया जाएगा, उस पर जो दबाव डाला जाएगा, वो उससे भी खौफजदा है। सर लेकिन काशिफ भाई दुनिया में अगर आप भी माशाल्लाह ट्रैवल करते हैं, जाएं तो लोगों, रेवेन्यू अथॉरिटी से लोग डरते ही हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी से लोग डरते ही हैं, और डरने की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन करा पाते हैं। नहीं, देखिए, रेवेन्यू अथॉरिटी से डरते जरूर हैं, लेकिन वहां पे आप एजुकेशन की रेशो देख लीजिए, वहां पे आप सहूलियात की तो उसको देख लीजिए। पाकिस्तान में जिन छोटे ताजरों के ऊपर ये पीओएस नाफिज करना चाहते हैं, लिखा है ना कंप्यूटर के इस्तेमाल हो है, अच्छा ना उसके पास ये सॉफ्टवेयर और ये सहूलियात दस्तियाब है। इसलिए हमने इनको कहा था कि आप ब्रांड्स के ऊपर, आप मल्टीनेशनल्स के ऊपर आप आउटलेट्स पे बेशक लगाइए जहां से आपको टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो सके। ये करते क्या है, ये एक परचून फरोश पे, एक मोची की दुकान पे, एक दही पल्ले वाले पे, उसके ऊपर जब पॉइंट ऑफ सेल लगाने की बात करेंगे तो पूरी स्कीम फेल हो जाती है। सर आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बार कोड से पेमेंट ली जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, और हम आज भी इसी बात को रो रहे हैं कि हम जो है पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा सकते, हम डिजिटल पेमेंट नहीं ले सकते, हम क्रॉस चेक से चेक नहीं ले सकते, हम बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो हम तो अपने आप को खुद खत्म करने में तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, हम अगर टैक्स के निज़ाम को सीधा करना चाहते हैं, कौमी आमदन को बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के ताजरों के सदर की हैसियत से हमने गुज़िश्ता हुकूमतों को भी ये ऑफर की कि आप बैठिए हमारे साथ, टैक्स के पूरे निज़ाम पर असर नौ गौर करने की, एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स लाने की, एफबीआर के ढांचे को असर नौ मुनज़्ज़म करने की, और टैक्सों की शरह को हकीकत पसंदाना और मुनसिफाना करने की जरूरत है। जब ये हकीकत पर मबनी निज़ाम होगा तो लोग खौफजदा नहीं होंगे। आप देखिए, अभी तक तो जो इस मुल्क के अंदर बिजली के कमर्शियल मीटर्स हैं, जो बिजली सुई गैस के कमर्शियल मीटर्स हैं, उनसे रिटर्न हुकूमत फाइल नहीं करवा सकी। हालांकि उनसे रिटर्न फाइल करवाना तो बड़ा आसान काम है। जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर मैं और आप डिबेट करते रहेंगे और फिर ये तासर दिया जाएगा कि शायद लोग टैक्स नहीं देते। हालांकि इस मुल्क के अंदर आप देखिए, हर शहरी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, और टैक्स कौन नहीं देता? टैक्स माफियाज नहीं देते। टैक्स अद्वियात माफिया हो, चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, या दीगर माफियाज हो, सारे हुकूमतों के सफों के अंदर मौजूद होते हैं। इस मुल्क का जागीरदार जागीरों की आमदन पर टैक्स नहीं देता। अगर हम टैक्स लेना चाह रहे हैं तो टैक्स किससे लेंगे? सर जो भी माफिया, उससे लेंगे जिसकी आमदन ज्यादा होगी और खरीद पर खर्च करने। काशिफ भाई, जो भी माफिया है ना, वो उसमें फिर अल्टीमेटली जो साइकिल है पूरी है, इसमें अकेला कोई आदमी नहीं चलता। ये इसमें कारोबारी हजरात भी शामिल हैं, इसमें हर एक शामिल है, हम सब इसमें शामिल हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, और बनाने वाले भी। सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि एफबीआर ये बात कहता है कि हम इस साइकिल को मुकम्मल करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर काम आदमी तक, चीज के पहुंचने तक के उस साइकिल को हम डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या एफबीआर ये इस्तेदाद रखता है कि इस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर सके और इसको चेक कर सके? एफबीआर बिल्कुल ये इस्तेदाद रखता है, लेकिन बात ये है,
प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारे चंद हजार फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां चोरी नहीं रोक सकता, तो मुझे बताइए 80 लाख ताजरों की दुकानों पर सिस्टम लगा के वो कैसे इस सिस्टम को चेक करेगा और कैसे इस सिस्टम को दुरुस्त करेगा, सिवाय करप्शन के रास्ते खोलने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। सर देखें, पाकिस्तान में ये बात बड़ी आसान है करप्शन का बात करना, लेकिन बात ये हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए इस करप्शन को हम रोक सकते हैं, इस बैड प्रैक्टिस को हम रोक सकते हैं। अगर आप लोग इस बात को अलाउ करें कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस करने जाएंगे, तो आप देखें किस तरह आपका बिजनेस भी चलेगा और लोगों को फैसिलिटी भी होगी और एक्सचेकर को टैक्स भी आएगा। इसलिए कि पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान के एक्सचेकर में टैक्स आना चाहिए। उधार, ग्रांट, ये सब ले लेके जो है ना, ये मुल्क तबाही की तरफ चला गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की हम बात करते हैं, जो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, क्यों इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए, इस डिजिटलाइजेशन के जरिए स्मगलिंग को क्यों नहीं रोका जाता? इसके जरिए क्यों मुल्क के अंदर पैदा होने वाली फैक्ट्रियों से चीज जिसके चंद गेट हैं, जहां से ट्रकों के हिसाब से माल निकलता है, क्यों इस ट्रैक एंड ट्रेस और डिजिटल सिस्टम के जरिए उसको कंट्रोल नहीं किया जाता? आप किसी एक चीज को दुरुस्त करने का आगाज तो कीजिए। ठीक है, हकीकत ये है कि वो दुरुस्त सर नहीं ये बात करना आपकी ये बात बहुत वैलिड है। आप जो बात कर रहे हैं बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। जब वो दुरुस्त नहीं करना चाहते तो उसके लिए फिर किया क्या जाता है? उस स्कीम को नाकाम करने के लिए छोटे ताजर की तरफ रुख किया जाता है। छोटा ताजर जो अनपढ़ है, जो कम आमदन वाला है, जो लेकिन ये पॉइंट ऑफ सेल के साथ भी सर यही किया गया है। सर पॉइंट ऑफ सेल के साथ भी यही किया गया है, इसको भी नाकाम किया गया है। लेकिन बात यह है कि हम सब इस चीज को नाकामी व अपनी कामयाबी समझते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली हम सब की नाकामी है। देखिए, मैं पाकिस्तान के ताजरों के सदर की हैसियत से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ताजर टैक्स देना चाहता है, ये कौम टैक्स दे रही है और देना चाहती है, लेकिन इसके सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये जो 75,000 अरब का इस वक्त मुल्क के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे के नतीजे में आज महंगाई का तूफान है, आज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुकी है, आज सनतें बंद हो रही हैं, आज मार्केटें वीरान हैं, आज बिजली का बिल देने, गैस का बिल देने से लोग परेशान हो चुके हैं। इन हालात को दुरुस्त करने के लिए जरूरत है कि बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया हमारे पास। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है काशिफ चौधरी साहब, जो बड़े वाज़ेह पाकिस्तान के ताजर जो हैं वो टैक्स देना चाहते हैं, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उनको महंगाई और कर्ज की उनको फिक्र है कि वो कैसे अदा होगा, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। लेकिन जो मसला है वो आज भी हम नहीं हल कर सके। वो आज मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमत, आने वाली हुकूमत, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो अमीर तबका है उसको टैक्स होना चाहिए और उनसे टैक्स लेना चाहिए और गरीब तबके पे खर्च करना चाहिए। ये बात आज तक हमें समझ में नहीं आई, और क्योंकि हम इस टैक्स निज़ाम की असल रूह से वाकिफ़ ही नहीं हैं, हम इस टैक्स निज़ाम को लागू तो कर रहे हैं, लेकिन ना कभी हम इसे चलाते हैं, ना कभी हम इसे आगे बढ़ाते हैं ताकि वो डिलीवर ना कर ले। अगर वो डिलीवर करेगा तो आम आदमी जो है एम्पावर हो जाएगा, और यही चीज़ जो है, ये डिलेज जो हैं पाकिस्तान को जो है बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में लेके आ गए हैं। आज अगर हम ये बात नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, और मैं आपको बड़े वाज़े अंदाज में ये बात कह दूँ कि अगर पाकिस्तान ने अपना टैक्स निज़ाम सही नहीं किया, पाकिस्तान में लोगों ने टैक्स नहीं दिया, तो इस मुल्क की सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हम ग्रांट और हम जो है लोन्स पे नहीं चल सकते। लोग भी आपको ग्रांट और लोन दे दे के थक गए हैं। अब हमें अपना खुद सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा और हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा बनने को। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, टैक्स निज़ाम टैक्स लगाएं बिल्कुल, लेकिन मुनसिफाना हो, क्योंकि अमीर जिनके पास ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, और जो हमारा तबका है जो कि बिल्कुल पिसा हुआ है महंगाई से, जो कि बिल्कुल पिसा हुआ है हालात से, उन पे जो है खर्च होना चाहिए। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।